दिल्ली यूनिवर्सिटी की लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल गोबर पोत रही है, कहाँ पर? क्लासरूम के। उसने अपने घर में गोबर क्यों नहीं पोता? लेकिन उसके लिए दीवार कच्ची होना चाहिए। और आप मूल प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। उस कॉलेज की मूल प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के कमरे बड़े हैं, छात्रों की संख्या बढ़ गई है और वहाँ पंखे कम है या कूलर नहीं है। तो जब बच्चों ने मांग की कि हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा लग रही है, तो मोहतरमा ने 2-3 हजार रुपए के पंखे लगाने की जगह अपने आकाओं को, जिनके बल पे वो प्रिंसिपल बनी है, उनको दिखाने को भी, देखा मेरा गोबर के प्रति कितना प्रेम है। ये तो अच्छा हुआ वो कटोरा लेके खा नहीं रही थी कि मुझको उससे ठंडक मिल रही है। यानी आप सोचिए कि इतना जहाँ दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, डिसमेंटलिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स की बात हो रही है, रोबोटिक्स की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, हम सारा ज्ञान कहाँ ढूंढ रहे हैं? गौमूत्र के अंदर है। ये पॉलिटिकल गेन के लिए अंबेडकर को एक्सेप्ट किया जाए। अंबेडकर ने तो यहाँ तक कहा था कि ये जो मेजोरिटरियनिज्म है, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, इट इज वेरी डेंजरस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंट्री। पढ़ा कि भारत का संविधान, पंकज जी, एकमात्र ऐसा संविधान है जहां पर साइंटिफिक टेम्पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया के किसी संविधान में आज तक नहीं किया गया और पहला देश है भारत। तो अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दिया ना, यार क्या लगा रखा है अंबेडकर, इतना तो तुमने भगवान का नाम लिया था, तुम स्वर्ग पहुंच जाते। वो बेसिकली मानसिकता बताती है, उनका मुखौटा बताती है। जैसे ही उन्होंने अपना चोला बदला था, जनसंघ से जनता पार्टी, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो उन्होंने अपनी नीति में महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जोड़ दिया था। उसके पहले महात्मा गांधी उनके नीति नियत में कहीं नहीं होते थे। उसके बाद में जब सत्ता में आए तो उन्होंने लंबे समय सुभाष चंद्र बोस को अपना मित्र बनाने की कोशिश की। जब उनके कागज पूरे ओपन हो गए और मालूम पड़ा कि उसमें तो कोई भी नेहरू या कांग्रेस के खिलाफ कोई बात ही नहीं जा रही, पक्ष में ही जा रही है, तो वो सुभाष चंद्र बोस को छोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जो अमित शाह ने कर दिया है, उसके बाद में अंबेडकर जी को पूजना बहुत जरूरी है। तो इस बार बाकायदा ऑफिस ऑर्डर्स निकाले गए। उत्तर प्रदेश में आज अधिकांश हायर सेकेंडरी और गवर्नमेंट स्कूल्स में अंबेडकर जी के कार्यक्रम हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियल्स हैं वो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जैसी चीजों से मेल नहीं खाते, तो अंबेडकर से मेल कैसे खाएंगे? आप ज्योतिबा फुले से क्या दिक्कत हो रही है भाई, जो आपको इतने 100 से ज्यादा कट लगाने पड़ रहे हैं इस मूवी के अंदर? ज्योतिबा फुले तो वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं, ज्योतिबा फुले बात करते हैं इक्वलिटी की बात करते हैं। जब नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, तो उसमें वो सारी बातें हैं जो आपकी प्रस्तावना में मिलती है। उसमें सोशल जस्टिस भी है, वो संवैधानिक सेफगार्ड की बात करते हैं, बिल्कुल साफ साफ करते हैं। आपको याद होगा कि आप मूल अधिकारों की बात करते हैं, तो सरदार पटेल उस उप समिति का हिस्सा थे, उसके चीफ थे, जो मौलिक अधिकारों की बात कर रही थी। मेरे कहने का मतलब है कि इनमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं है। जो आज आपको अंबेडकर साहब का बर्थडे पे इतने सारा लोग दिख रहे हैं रोड पर, ये कैसे डेवलप हुए हैं? ये डेवलप हुए एजुकेशन से, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन जो मिली। ये जितने भी आपको आज ब्यूरोक्रेट्स दिख रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट दिख रहे हैं, खासकर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से, ये सारे वजीफे सरकारी स्कूलों से पढ़ के निकले हैं, सारे सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं। जो ग्रुप डी की जो परमानेंट नौकरियां थी, उनको खत्म करके सबसे बड़ा नुकसान उस दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग का किया। बाबा साहब अम्बेडकर की सदारत में जो संविधान बनाया गया, वो आने वाले 100 साल के देश की संकल्पना थी कि इसका सामाजिक आर्थिक संरचना कैसी होगी, इसकी शैक्षिक संरचना कैसी होगी, इसकी वित्तीय संरचना कैसी होगी, उसकी हर भावना के खिलाफ ये जा रहे हैं। जब मिस्टर सीतलवाड़ अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम ऐसा ही मुद्दा आया था, बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही थी, जो गवर्नर है, he should act according to the council of ministers in the state legislative assembly। दिल्ली पुलिस ने उसे जहांगीरपुरी में बजरंग दल का हनुमान जयंती में जुलूस निकलवाया, लेकिन पाम संडे, जिसपे आज तक क्रिश्चियन कम्युनिटी के किसी भी प्रोसेशन में कभी कोई हिंसा ही नहीं हुई, उसकी अनुमति नहीं थी। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के पूर्व संपादक और indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और मेरे दोस्त अश्विनी शंकर। आप दोनों का स्वागत है आज के अखबार में। पंकज जी, आज का अखबार देखें तो हर अखबार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्मदिन है उसको मनाया है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने ही मनाया है। कई मुख्यमंत्री हैं, कई प्रधानमंत्री हैं, कई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों छपे हुए हैं।
ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आइडियल्स और बीजेपी के आइडियल्स एक जैसे हैं। ऐसा लगता है कि जो सोच भीमराव अंबेडकर की थी वही सोच भाजपा की है, वही सोच नरेंद्र मोदी की है, वही सोच योगी आदित्यनाथ की है। आपको ऐसा लगता है? देखिए, यदि हम अतीत को उठाकर देखें, भारतीय जनता पार्टी तो एक मुखौटा है। असल में मूल मुख्य संगठन तो आरएसएस ही। आरएसएस ने जब यह संविधान बन के आया था, तब से लेकर उसके बाद हिंदू कोड बिल से लेकर कदम कदम पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध ही किया है। 1956 में धर्मांतरण, जब बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली पूरी प्रक्रिया थी, उसमें भी आरएसएस उनके खिलाफ ही खड़ी हुई थी। और आरएसएस की जो मूल भावना है धर्मांतरण को लेकर, जातियों को लेकर, हिंदू लॉ को लेकर, उन सबसे भीमराव अंबेडकर की असहमतियां बड़े स्तर पर रही हैं। एक चीज असल क्या है, पिछले एक साल से 240 पे आने के पहले की जो पूरी प्रक्रिया थी, जिसके अंदर दो तीन चीजें आई थी कि संविधान बदलना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने खुलेआम बोला था। आप एक ने, दो ने, तीन ने बोला था तो आपको मानना पड़ेगा कि उनके दिल में है। दूसरी चीज, आरक्षण को लेकर जो मसला था, उन सबसे भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस को एक मैसेज किया कि ये एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। हालांकि आरएसएस सावरकर के समय, सावरकर का यदि हम इतिहास देखें तो सावरकर ने लंबे समय तक दलित उद्धार और छुआछूत के विरुद्ध काम किया। उन्होंने दलित मंदिर भी बना दिया था। पर ऐसा कहा जाता है कि काला पानी की जेल में उन्होंने छुआछूत और जात पात को छोड़ के हिंदुओं को एक करने की कोशिश की थी। उसके बाद में आरएसएस भी मेरी आता सुनने ने कब से दलित मोहल्लों में भोजन और ये सब करती रही है। उसमें थोड़ी सफलता भी मिली, खासतौर पर जो दंगाग्रस्त क्षेत्र थे वहां पर दलितों को मुसलमानों से लड़ाने में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली। तो लेकिन आरएसएस ने अपने मूल्यों पर ही काम किया। बाबा साहब की जो नीति थी, नियत थी, उससे हर समय विपरीत रहे। पिछले एक साल में जो मुद्दा मुद्दा आ रहा था रोजगार को लेकर और आरक्षण को लेकर, आरक्षण खत्म करने को लेकर, ये इतने मसलों पर भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस पहले से घिरा हुआ था। और रही बची कसर, अमित शाह ने राज्यसभा में जो बोल दिया था, अरे क्या अम्बेडकर 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 लगा रखा, इतनी बार यदि लिया होता तो आपका जीवन तर जाता। वो गुस्से में बोला गया था या जानबूझकर के बोला गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारी गुटबाजियां चल रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। उसके बाद में बिहार का जो चुनाव अब सामने है, बिहार चूंकि सामाजिक न्याय और मंडल से लेकर कर्पूरी ठाकुर से लेकर सभी दलित चिंतकों की एक बड़ी भूमि रहा है, जातिवाद वहां पर एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो अब साफ साफ भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि बगैर अंबेडकर की शरण में जाए हमारे काम नहीं चल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है, जब से बनी है, हर 4-5 साल में नया अपना पालक बना लेती है। पहले उन्होंने, जैसे ही उन्होंने अपना चोला बदला था, जनसंघ से जनता पार्टी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो उन्होंने अपनी नीति में महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जोड़ लिया था। उसके पहले महात्मा गांधी उनके नीति नियत में कहीं नहीं होते थे। उसके बाद में जब सत्ता में आए तो उन्होंने लंबे समय सुभाष चंद्र बोस को अपना मित्र बनाने की कोशिश की। जब उनके कागज पूरे ओपन हो गए और मालूम पड़ा कि उसमें तो कोई भी नेहरू या कांग्रेस के खिलाफ कोई बात ही नहीं जा रही, पक्ष में ही जा रही है, तो वो सुभाष चंद्र बोस को छोड़ दिया। उनके वो भतीजे चंद्र बोस को भी जन बीजेपी में लेके आए थे, बड़े बड़े काम हुए, लेकिन चंद्र बोस भी नाराज हो गए उनसे। उसके बाद सरदार पटेल में धावा बोला इन्होंने। सरदार पटेल की जितनी यील्ड थी उसको उन्होंने गुजरात चुनाव में चुका लिया पटेल वोटों के जरिए। अब उनको लगता है कि सरदार पटेल से ज्यादा कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि वो जो वोट बैंक है कुर्मियों का, पटेल का, बहुत सीमित हो रहा है। सबसे बड़ा वोट बैंक तो दलितों का है भारत में। और उन दलितों का जो लोग लंबे समय से अपने को उन्होंने भले ही बौद्धिज्म में नहीं डाला हो, उसके बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर को एक
मुश्त एक तरीके से अपना आराध्य मानते हैं। छोटे छोटे गांव में अनपढ़, जिनको हम गंवार कहते हैं, वो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करके गर्व महसूस करते हैं, और उसकी उसकी आस्था के लिए वो प्राण प्राण से जुटे रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जो अमित शाह ने कर दिया है, उसके बाद में अम्बेडकर जी को पूजना बहुत जरूरी है। तो इस बार बाकायदा ऑफिस ऑर्डर्स निकाले गए। उत्तर प्रदेश में आज अधिकांश हायर सेकेंडरी और गवर्नमेंट स्कूल्स में अम्बेडकर जी के कार्यक्रम हो रहे हैं। पर पंकज जी, तो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस तरीके से आज भी, जैसे आपने एक घटना देखी होगी कि प्रयागराज में हाल ही में क्या हुआ, एक दलित उच्च जाति का था, उसकी बात नहीं मान रहा था, उसका खेत का सामान नहीं ढो रहा था, इस वजह से उसके साथ गाली गलौज की, हीटेड आर्गुमेंट के बाद उसको मार दिया, मारने के बाद उसको जला दिया। तो अश्विनी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको अंबेडकर को साधना है तो आपको सामाजिक न्याय को साधना पड़ेगा ना। अगर आप अंबेडकर को लेके चल रहे हैं तो आपको धर्मनिरपेक्षता को लेकर चलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियल्स हैं वो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जैसी चीजों से मेल नहीं खाते, तो अंबेडकर से मेल कैसे खाएंगे? कुणाल, आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया है। जो वैल्यूज हैं, क्योंकि ये फाइट आज हो रही है मेजोरिटेरिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कंसेंसस डेवलप करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करना, राइट। अंबेडकर की आज वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो बी आर अंबेडकर वाज नॉट कन्फाइंड ओनली टू दलित्स। तो पहला तो कांग्रेस ने भी हरकत करी। कांग्रेस ने क्या किया कि डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का वजीरा बना दिया। ही इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू दलित्स। आप हिंदू कोड बिल, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बुक लिखी थी एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, तो जब हमारी इंडिपेंडेंस होती है तो चाहते थे हिंदू सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करना, तो हिंदू कोड बिल लेकर आए। और आप हैरान हो जाएंगे कुणाल, यदि आप इतिहास में देखेंगे, हिंदू कोड बिल का सबसे जो वेहेमेंटली उसको अपोज किया गया वो आरएसएस थी। exactly. अगर आज आप देखोगे ये कौन सा बिल लेके आए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रहे हैं। ये को क्या कर रहे हैं, ये वक्फ बिल लेके आए हैं। लास्ट एपिसोड में भी हमने वक्फ बिल पे डिस्कशन किया था, राइट। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? आर्टिकल 26 कैटेगोरिकली ये बात बोलता है, जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको ये राइट देता है भारत का संविधान कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अपने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को वो जैसा चाहें वैसे एडमिनिस्टर कर सके। तो आपको नहीं लग रहा कि ये वक्फ एक्ट इज डायरेक्टली इन कॉन्ट्रावेंशन टू द आइडियल्स ऑफ अंबेडकर? बिकॉज अंबेडकर तो किसकी बात कर रहा है? अंबेडकर तो बात कर रहे हैं साहब दलितों की, मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की, माइनॉरिटीज की। उनके राइट्स का क्या होगा? अगर आज मैं आपसे नटशेल में मैं बात करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंबेडकर, गांधी, पटेल, द डिफरेंस वाज दैट कि गांधी साहब ने का फोकस किस पे था? गांधी साहब का फोकस था मोरल इंटेग्रिटी के ऊपर। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ हमारे अंदर दया पैदा हो जाएगी और अपर जो कास्ट है उनको, उनके मन में प्रेम पैदा हो जाएगा दलितों के प्रति, ठीक है। हिंदुओं में प्रेम पैदा हो जाएगा, मुस्लिम्स में। मोरल फोर्स की बात करते थे। नेहरू साहब की अप्रोच क्या थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विल क्रिएट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल इरेडिकेट सोशल हायरार्कीज डीपली प्रेजेंट इन सोसाइटी। अच्छा, फिर आप आगे आ जाओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अप्रोच को अगर मैं समराइज करूं, वो क्या कहते थे? वो कहते थे दैट माइनॉरिटीज शुड हैव अ गुड फेथ इन द मेजोरिटनिज्म, इन द मेजोरिटी रिलीजन। लेकिन अगर becomes much more applicable, acceptable in contemporary times। अंबेडकर ने क्या बोला? नहीं, अगर मैं माइनॉरिटीज की बात करूंगा, ना ये प्रेम से होगा, ना ये दया से होगा, ना ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से होगा। ये कैसे होगा? ये होगा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से। इसीलिए आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, ये सारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। हमारे को आर्टिकल 17 दिया गया, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारे को आर्टिकल 15 दिया गया, हमें आर्टिकल 14 दिया गया, राइट टू इक्वलिटी की बात की गई। आर्टिकल 19 दिया गया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 दिया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। और आज क्या हो रहा है? आज आप सोचिए, बॉम्बे, द सो कॉल्ड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पर एक आदमी आता है, बिकॉज डेमोक्रेसी में राइट है,
आज आप अमेरिका जाइए, ट्रंप को एवरीडे एवरी कॉमेडियन इज मेकिंग सो मेनी कमेंट्स ऑन ट्रंप, बट नो यूएस पुलिस इज गोइंग एंड अरेस्टिंग। हमने क्या किया, जरा सा मजाक किया, हमारे उप मुख्यमंत्री भड़क गए, 50 एफआईआर उनके ऊपर लॉन्च हो गई। राइट, हम क्या कर रहे हैं आज, बिकॉज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है कुणाल, सबको पता है, जैसे अभी पंकज जी ने बड़ी अच्छी बात कही, दलित एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, 22% वोट बैंक है। ये तो पुराना सेंसस, अगर नया सेंसस आएगा तो ये मेरे ख्याल से 30% के आसपास होगा। आप राइट और और रॉन्ग? ज्यादा हो जाएगा। तो उतने बड़े वोट बैंक को, जैसे भी पंकज जी ने कहा, जब हम बोलते हैं ना कुणाल, तो हमारी मानसिकता पता चलती है। जैसे सैमुअल जॉनसन थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा यदि आप किसी व्यक्ति की मेंटालिटी को पता करना चाहते हैं ना, आप उससे बात कीजिए। तो अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दिया ना, यार क्या लगा रखा है अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना तो तुमने भगवान का नाम लिया था, तुम तो स्वर्ग पहुंच जाते। बेसिकली यस, वो बेसिकली उनकी उनकी मानसिकता है। मेंटालिटी बताती है, उनका मुखौटा बताती है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब भी इस देश की, देखो जैसे हम भगत सिंह को कोट करते हैं, तो भगत सिंह ने क्या कहा कि मेरा संघर्ष इस बात का नहीं है कि हम अंग्रेजों को भगा देंगे, मेरी भविष्य इस बात का है कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की क्या परिकल्पना होगी, भारत कैसे चलेगा, क्या भारत में अंग्रेज जाएंगे और बुरे आके हुकूमत करेंगे? ये आज यही हो रहा है कुणाल। आज आप सोचो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल गोबर पोत रही है, कहां पर? क्लासरूम के। उसने अपने घर में गोबर क्यों नहीं पोता? राइट। आज हम क्या कर रहे हैं, जहां दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, डिसमेंटलिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स की बात हो रही है, रोबोटिक्स की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, हम सारा ज्ञान कहां ढूंढ रहे हैं? गौमूत्र के अंदर। मतलब कि हम भारत को कहां लेके जाना चाहते हैं? जो हमने 75 साल में मेहनत करके नेहरूवियन मॉडल को हमने फॉलो किया, सारी गलती हम नेहरू में निकाल देते हैं। और वही आज आईआईटी का ब्रांड अमेरिका के अंदर बना हुआ है। जब बिल गेट्स से पूछा गया, अगर आपको ऑफर किया जाए आईआईटी, तो जब उसने आईआईटी का जवाब दिया, तो ये जीत थी उस नेहरूवियन आइडियाज की, वो ये जीत थी उस आदमी की सोच की, सोच जिसने सोच किया कि भारत में मॉडर्न एजुकेशन चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं कुणाल? तो इसीलिए कुणाल, कहने का मतलब ये है, ये पॉलिटिकल गेन के लिए अंबेडकर को एक्सेप्ट किया जा रहा है। अंबेडकर बिल्कुल ने तो सही। यहां तक कहा था कि ये जो मेजोरिटरियनिज्म है, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, इट इज वेरी डेंजरस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंट्री। आप सोचिए, गवर्नर, अभी अभी जस्ट 3-4 दिन पहले कुणाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि गवर्नर शुड एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, दे शुड नॉट वर्क एज अ पार्टी वर्कर्स। और कल ही क्या घटना हो जाती है, तमिलनाडु के गवर्नर एक कॉलेज में जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगा देते हैं। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? आप क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी सोसाइटी को? ये देश कुणाल एक पर्टिकुलर कास्ट का देश नहीं है, ये देश हम सबका है। और ये समय आ गया है कि हमको इंक्लूसिवनेस की बात करनी पड़ेगी। तो ये सिर्फ बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है पंकज जी। एक चीज जो अश्विनी ने बोली, ये बात सही अश्विनी है। अश्विनी जी, वो अकेले नारा लगाते नहीं है, वो हम्म, बच्चों से नारा लगवाते हैं। लगवाते भी हैं, 3 बार नारा लगवाते हैं, वो हाँ। बोलते हैं और साथ में जो बच्चे हैं वो 3 बार नारा लगाते हैं। अच्छा, मैं एक ये मैं कह बात रहा था, कहना चाहूंगा कुणाल, इन लोगों ने जो जो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जय हिंद, उस नारे को ही गायब कर दिया। वो हाँ तो नारा जय गायब हिंद, हो गया है। तो हो जय हिंद सकता का है कि नारा आपको सुनने को नहीं मिलेगा। जय श्री हो राम। सकता है उस विचार से सहमत ना हो ना, ये हो सकता है कि उस विचार से सहमत ना हो। जैसे मैं उस बात पर भी पॉइंट आउट करूंगा, जैसे जो आपने कंपैरिजन किया नेहरू का, पटेल का और इनका अंबेडकर बहुत साहब का। सुंदर है। हाँ, सुंदर कंपैरिजन है, पर ये बात भी सच है कि आप देखिए कि जब नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, तो उसमें वो सारी बातें हैं जो आपकी प्रस्तावना में मिलती है। उसमें सोशल जस्टिस भी है, वो संवैधानिक सेफ गार्ड की बात करते हैं, बिल्कुल साफ साफ करते हैं। आपको याद होगा कि आप मूल अधिकारों की बात करते हैं, तो सरदार पटेल उस उप समिति का हिस्सा थे, उसके चीफ थे, जो मौलिक अधिकारों की बात कर रही थी। मेरे कहने का मतलब है कि इनमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक ही सिक्के के पहलू हैं, बस अलग अलग पहलू हैं। अब हम आते हैं नेहरू पर, कि जब मैंने एक जगह पढ़ा कि भारत का संविधान, पंकज जी, एकमात्र ऐसा संविधान है जहां पर साइंटिफिक टेम्पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया के किसी संविधान में आज तक नहीं बिल्कुल किया गया, सही है, और पहला बिल्कुल देश है बिल्कुल भारत। सही है। आर्टिकल और ये 50 साइंटिफिक बार। टेम्पर हाँ, जो है, ये साइंटिफिक टेम्पर मुझे याद नहीं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में किसने इस्तेमाल किया हो, पर 20वीं शताब्दी में ये शब्द इस्तेमाल करने वाला पहला आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
ठीक है, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका इस्तेमाल किया था। अब आप देखिए वो साइंटिफिक टेम्पर जिसके आधार पर हमारी यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए थी, जिसके आधार पर आईआईटीज आईआईएम बनाए गए, जिसके आधार पर देश का मॉडल तैयार किया गया, वही साइंटिफिक टेम्पर आज की डेट में खतरे में है, जबकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। इसके बावजूद जो आपने एग्जाम्पल दिया था अभी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लक्ष्मीबाई कॉलेज है, वहां जो प्रिंसिपल हैं, वो किस तरीके से गोबर से लिपाई कर रही हैं दीवारों पे, पंकज जी। ये साइंटिफिक टेम्पर की तो कमर ही तोड़ दी उन्होंने। नहीं, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शब्द लेके आया, भारत का पारंपरिक ज्ञान परंपरा, और हर जगह पारंपरिक ज्ञान परंपरा के नाम पर वो जो आधुनिक ज्ञान है उसको खुद को खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे पुष्पक विमान था। भाई एक एपिक में, एक कहानी में उन्होंने किसको पुष्पक विमान कहा, तो आपके पास विमान की टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, हाँ, है ना। बिल्कुल। और फिर आप बताइए कि जब हम लोग विज्ञान में, सामाजिकता में इतने महान थे, तो पूरा युग कैसे खत्म हो गया फिर? ठीक है, वो मैं उस विवाद में नहीं जाता हूं। देखिए, गोबर से लीपना कच्चे घरों के लिए एक खूबसूरती, सुरक्षा और जाहिर है कि तापमान कम करने का तरीका था, लेकिन उसके लिए दीवार कच्ची होना चाहिए। और आप मूल प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। उस कॉलेज की मूल प्रॉब्लम ये है कि वहां के कमरे बड़े हैं, छात्रों की संख्या बढ़ गई है, और वहां पंखे कम है या कूलर नहीं है, जो दिल्ली के 45 डिग्री टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो जब बच्चों ने मांग की कि हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा लग रही है, तो मोहतरमा ने 2-3 हजार रुपए के पंखे लगाने की जगह अपने आकाओं को, जिनके बल पे वो प्रिंसिपल बनी है, उनको दिखाने को, देखा मेरा गोबर के प्रति कितना प्रेम है। ये तो अच्छा हुआ वो कटोरा लेके खा नहीं रही थी कि मुझको उससे ठंडक मिल रही है। यानी आप सोचिए कि इतना विज्ञान को आप दुर्गति कर रहे हो। आप हमारा गर्मी को अवशोषित करना और उसको अंदर बरकरार रखकर उसको और प्रज्वलित करने का काम कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कर रहा है। गांव में कच्ची झोपड़ी होती थी जिसके ऊपर एक शेड डाला जाता था, वो भी टेम्परेरी, जिसके अंदर एक पोरस हवा आती थी। उस मोटी दीवार पर गोबर एक तापमान नियंत्रित करने का काम कर सकता था। लेकिन जो कंक्रीट पूरे, आप साइंटिफिक टेम्पर की बात है, जिसका इलाज पंखा है, उसका इलाज गोबर में तलाश रहे हो। तो ये दुर्भाग्य, और ये अकेले यहाँ नहीं हो रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना कोई अलग से मोती चुनने वाला सारस लाना नहीं होता है। वो रूटीन वे की चीज है कि 3 साल में हर आदमी को पोस्ट मिलती जाती है। तो महाराज जी पंडित जी को लेके आए, वो उन्होंने पूरी वो छिड़क छिड़क पानी के उसकी पूजा वूजा कराई। अरे भाई, पूजा पाठ, भगवान, आस्था, ये एक निहायत व्यक्तिगत मान्यता होती है। जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं, जब सार्वजनिक जीवन से वेतन पाते होते हैं या सुविधाएं पाते होते हैं, तो हमको अपनी निरपेक्षता जिसको कहते हैं उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन हम नहीं कर पा रहे। संभल ने मुसलमानों की जामा जामा मस्जिद के सामने एक चौकी बनती है, उसका नाम भी बिल्कुल गीता महाभारत काल का रखते हैं, और वहां पे पूजा पाठ भी उसी तरीके की होती है। और वहां पे वो कंधे पे गदा रख के वो एक मंदबुद्धि किस्म का एक जो कोटे से बन गया है अफसर, वो हरकतें करता है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आस्था, विज्ञान, मान्यता और अंधविश्वास, इन सबको मिला के उन्होंने एक रबड़ी बना दी है। आस्था एक अलग चीज है, लोक मान्यता एक अलग चीज है, वैज्ञानिक तथ्य एक अलग चीज है। ज्ञान से विज्ञान क्यों बनता है? ज्ञान मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन जब जो आज की तारीख में प्रमाणित हो जाता है, विज्ञान हो जाता है। और विज्ञान भी ज्ञान की तरह चलायमान है कि कोई नया तथ्य आएगा तो वो मान्यताएं टूट जाएंगी और नया स्थापित हो जाएगी। आपको तो नहीं मालूम है, मेरे समय में एक टेरिलीन का कपड़ा चला था, घर घर में टेरिलीन आता था। उसके बाद में मालूम पड़ा कि टेरिलीन के कारण कुछ कैंसर होता, तो टेरिलीन खत्म हो गया। हम लोगों ने वो देखा, वो
डिब्बी सरी का होता था, वो सबके पास होता था, वो इसके अंदर वन टाइम मैसेज आउटडेटेड हो गया, चला गया। ऐसे ही हम्म विज्ञान भी, जिसको हम पारंपरिक विज्ञान कह रहे हैं, पारंपरिक विज्ञान था। और यदि आप देखना चाहें, जितने आरएसएस के राइट विंगर पारंपरिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो सब मिलके भी गुणाकर मूल्य के ज्ञान के 10% भी नहीं है। जो काम गुणाकर मूल्य कर गए हैं भारतीय पारंपरिक ज्ञान में, हम्म वो अभी राइट विंग के सब मिलाकर भी 1% भी नहीं कर पाए। तो हम्म आप किस विचारधारा को मानते हैं, उसका विज्ञान से कोई वास्ता नहीं है। गुणाकर बिल्कुल। मूल्य ने पुराने वैज्ञानिकों की सबकी जीवनियां निकाल के लिखी, किस तरीके से हम्म भारतीय ज्ञान की समृद्ध परंपरा को स्थापित किया, लेकिन प्रमाणों सहित। उन्होंने बताया कि कैसे आर्यभट्ट से लेकर सुश्रुत तक को जर्मनी के वैज्ञानिकों ने मान्यता दी कि हाँ, ये थे। लेकिन हमारा वैज्ञानिक क्या है, दीवार पे गोबर पोत रहा है। और कह रहे हैं कि रिसर्च कर रहे हैं हम। अश्विनी, उन्होंने कहा कि ये सारा जो है इसका पर्पस है शोध, रिसर्च है इसका पर्पस। उसके लिए पूरी दीवार खराब कर दी उन्होंने कंक्रीट में। और कुणाल, मैं एक बात की और तरफ और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी हम्म रिसेंटली एक मूवी आई है, ज्योतिबा फूले साहब के ऊपर बायोपिक बनी है वो। और आप हम्म हैरान होंगे, सेंसर ने उस मूवी पे इतने कट्स बोले हैं, यू कैन नॉट इवन बिलीव कि उसको बहुत सेंसर्ड 155 करके। कट लगाए उसमें। हाँ, उफ। सोचिए। ज्योतिबा फूले, अब ज्योतिबा फूले से क्या दिक्कत हो रही है भाई, जो आपको इतने 100 से ज्यादा कट लगाने पड़ रहे हैं उस मूवी के अंदर। ज्योतिबा फुले तो वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं। वो ज्योतिबा फुले बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, और आज 25 अप्रैल को वो मूवी आ रही है। तो ये बताता है, क्योंकि जो सरकार की मंशा है, एक होता है कि मैं पब्लिक मानसिकता। प्लेस पे प्रोपोगेट कर रहा हूँ, वो एक अलग मैटर। लेकिन इंटेंशन क्या है? अगर इंटेंशन होती तो आप ज्योतिबा फुले की मूवी को एज इट इज आने देते, कि उसको इतना डिले किया गया कि फाइनली वो 25 अप्रैल को मूवी रिलीज हो रही है आफ्टर डूइंग सो मेनी कट्स। एक और तथ्य है अश्विनी, जो ये साबित करता है कि सरकार की मंशा असल में क्या है। इंडियन एक्सप्रेस में मैंने आज पढ़ा कि उनकी एक इन्वेस्टिगेशन है जिससे पता चलता है कि तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम आईआईटीज हैं, आईएम्स हैं और एनआईटीज हैं जहां पर परमानेंट डायरेक्टर नहीं। 2000 कहीं 2022 से इंचार्ज है कोई, कहीं 2023 से, कहीं 2024 से। आप सोचिए कि देश और दुनिया के इतने प्रीमियम संस्थान, आईआईटी खड़गपुर भी उसमें शामिल है, देश और दुनिया के इतने प्रीमियम संस्थान, और वहां पर परमानेंट डायरेक्टर तक नहीं। इससे पता चलता है कि क्या सोच है उनकी शिक्षा को लेकर के। बिल्कुल सही कह रहे हैं कुणाल, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जैसे रिसेंटली पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि हमारे हम्म यहाँ क्या आइडिया था जो हायर एजुकेशन होनी चाहिए भारत में। क्योंकि हायर हम्म एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है नेशन डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। हम्म वो जो हायर होनी चाहिए, अगर हायर एजुकेशन सब्सिडाइज्ड होगी, तो पर्सन फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन एस्पायर टू गेट हायर एजुकेशन एट अ नॉमिनल फीस। ये हमारा आइडिया था। उसके लिए हम्म भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया गया 1950s के आसपास। यूजीसी यूजीसी हम्म ग्रांट्स देती है, फंड्स देती है ऑल दी यूनिवर्सिटीज को। अब आप सोच देखिए कैसे सिस्टमैटिकली चीजों को चैलेंज किया जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया, यूजीसी को कर दिया साइडलाइन, एक अलग से फंडिंग एजेंसी बना दी। और वो जो हेफा। एजेंसी उन्होंने हाँ, हीफा। वो जो एजेंसी बनाई है हीफा, हीफा अब क्या करेगी, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देगी बट एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, मैं हीफा का चेयरमैन हूं, आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं साहब मेरे को अपने यूनिवर्सिटी में इतने नए नए कोर्सेज चलाने हैं, नए डिपार्टमेंट्स खोलने हैं, मेरा खर्चा जो है मेरे को 50 करोड़ चाहिए। मैं कहा ठीक है, मैं 50 करोड़ दूंगा, बट मैं मार्केट रेंट पर, मार्केट रेट पे दूंगा मैं। तो मैं आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करूंगा। जब यूनिवर्सिटी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा उठाएगी, तो उनको वापस भी पे करना है। तो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा कहां से आएगा? स्टूडेंट की जेब से। स्टूडेंट्स। इसीलिए फीस को इंक्रीज किया। जब फीसें इंक्रीज होंगी, तो जो क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, ये जो आज आपको अंबेडकर साहब का बर्थडे पे इतने सारा लोग दिख रहे हैं रोड पर, ये कैसे डेवलप हुए हैं? ये डेवलप हुए एजुकेशन से, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन सब्सिडाइज। जो मिली।
ये जितने भी आपको आज ब्यूरोक्रेट्स दिख रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट दिख रहे हैं, खासकर मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से, ये सारे वजीफे सरकारी स्कूलों से पढ़ के निकले हैं, सारे सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं। आप समझ रहे हैं बात को? वो सरकारी स्कूल किसने बनाए? हमारी सरकार। वजीफे किसने दिए? स्कॉलरशिप्स दी एससी एसटी को, ओबीसी को। आपको याद होगा, पंकज जी बताएंगे, स्कूल में जो है डबल रोटी मिलती थी, दूध मिलता था पीने डबल के रोटी लिए, मिलती थी। यस। और वर्दी मिलती थी ताकि बच्चा स्कूल आए। ये सोच क्या थी 2014 से पहले, जब इन्होंने मिड डे मील स्कीम शुरू करी, राइट टू एजुकेशन शुरू किया, आपका नेशनल फूड, देखो ये, ताकि एजुकेशन इंक्लूसिव इन करेक्टर बने। और आज क्या हो रहा है कुणाल? आज एजुकेशन को आप इतना एक्सपेंसिव बना दोगे, जब एजुकेटेड क्लास ही नहीं होगी आपके पास, तो लोग आपसे सवाल नहीं पूछेंगे कुणाल। जी। आपको एक चीज और बताऊं, ये तो आप हायर एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, कभी आप हम्म। सोचिए कि इस देश में जो फर्स्ट जनरेशन आई, जो पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी पे आई, जो पिछले 20 एक साल में, 25 साल में, 30 साल में आई, वो आखिर कौन लोग थे? वो लोग दलित, पिछड़े, गांव में रहने वाले वो लोग थे, जो लोगों ने खेती किसानी के बनिस्पत जैसे तैसे पढ़ाई की, और शहरों में आके फोर्थ क्लास की नौकरी की, चौकीदार की, माली हम्म। की, हम्म। ड्राइवर की, सरकारी नौकरी। चूंकि उनकी ग्रुप डी की नौकरी थी और सरकारी नौकरी थी, तो उनकी जॉब सिक्योरिटी थी। जॉब सिक्योरिटी राइट, होने के राइट। कारण उनके बच्चे पढ़े और बेहतर हम्म। नौकरी पाके अगले पायदान पे, इसमें उनके फादर यदि डी कैटेगरी में थे तो सी और बी में आए। लेकिन हम्म। केंद्र सरकार ने जो ग्रुप डी की जो परमानेंट नौकरियां थी, उनको खत्म करके सबसे बड़ा नुकसान उस दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग का किया। क्योंकि अब क्या है, ये जितनी पोस्ट हैं, ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल भरी जा रही है, और वो भी आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू। तो जो और वहां पर गांव क्या का हो रहा है सर? आदमी, ठेकेदार आ रहा है, 10,000 रुपए पे आदमी को रख रहा है, 10,000 में आदमी रोटी मैं खाएगा, आप, बच्चों को मैं आपसे पढ़ाएगा। यही मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जो व्यक्ति पहले शहर में रह के अपने बच्चे को स्लाइटली बेटर एजुकेशन दे के और अपने से बेहतर बना लेता था, अब वो शोषक, जो शोषक था, वो वही वैसा कि वैसा ही उसका शोषण हो रहा है। अब उसके बच्चे एक बेहतर एजुकेशन की सोच नहीं सकते। एक तो पिताजी का आय कम हो गई, और दूसरी हायर एजुकेशन महंगी हो गई। मैं महंगी एक हो गई। व्यक्तिगत उदाहरण आपको, एक अभी हाल की घटना बता रहा हूँ, पिछले 20 दिन में हम्म। आईआईटी दिल्ली में एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे बच्चों को, जो अलग अलग जगह अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, उनको लेकर आया गया कि आप नौकरियां छोड़ दीजिए, आप आईआईटी से एमटेक करिए, और आपको जो वहां पर पैसा मिल रहा था यहाँ मिलता रहेगा, आप ये रिसर्च करिए। उसमें कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को चुना गया था। वो स्टूडेंट वो है जो अभी 20 दिन पहले बैंगलोर में एक वर्ल्ड डेकाथॉन हुआ था कोई चिप्स को लेकर, उसमें उन्होंने भाग लिया और टॉप पे आए। अचानक उन कंपनीज ने हाथ पीछे खींच लिए। अब वो जो बच्चे हैं, उनका आधे साल का रिसर्च पड़ा हुआ है। या हम्म। तो वो बगैर स्टाइपेंड के, बगैर उसके फीस भर के पूरा अपना कोर्स पूरा करें एमटेक का, या अपनी हम्म। नौकरियों में लौट के जाए। यदि वो अपनी नौकरियों में लौट के जाते हैं, तो यदि वो 15 लाख रुपए साल का उनका पैकेज था, तो कंपनी के लिए अब तो हम 12 देंगे, आना हो तो आ जाओ। ये हम्म। दिल्ली आईआईटी में हुआ, तो जाहिर है कि पूरे देश के आईआईटी और आईआईएम में हो ही रहा होगा ये। आप देखिए ना, जेएनयू का असल विरोध क्यों था? जेएनयू का आरएसएस से विरोध इसीलिए तो है क्योंकि जेएनयू में नॉमिनल खर्चे पर इतने गरीब परिवार के बच्चे पढ़े, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ही नहीं, वो पॉलिटिक्स में भी बड़े नाम पर आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना? तो इनका संकट यही था कि हम बार बार, बीजेपी और आरएसएस लोग कहते हैं ना, ये जनता के पैसे का खा रहे हैं, ये हराम का हम्म। खा रहे हैं यहाँ पर बैठ के। है ना? ये वो हराम का नहीं खाते हैं कि मोहन भागवत को क्या सुरक्षा की जरूरत है, उसको जेड प्लस सुरक्षा दे रहे हो आप 5 लाख रुपए पर डे पे। है, मध्य प्रदेश के विधायक का बेटा जो है, गोलू शुक्ला, 10 गाड़ियां लेके टेकरी के मंदिर चला जाता है, वहां पुजारी की ठुकाई करता है, और उसकी गाड़ी के ऊपर बत्ती चल रही है लाल रंग की, जूम गोल गोल घूमने वाली। वो सब खर्चा, वो आपका व्यर्थ खर्चा लगता है आपको, वो नहीं लगता है। एक शैक्षणिक संस्थान पर
सरकारी स्कूल कितनी बड़ी संख्या में 47,000 के आसपास गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए। लेकिन आप उसी पैरेलल देखो तो जो वनवासी सेवा केंद्र के जो एकल विद्यालय आरएसएस के, उनकी संख्या बढ़ गई है। सरस्वती शिशु मंदिर की संख्या बढ़ रही है। एक तो विचार को प्रोपोगेट कर रहे हैं ना देखिए, पंकज, मुझे लगता ये है अकेला विचार को प्रोपोगेट नहीं कर रहे हैं। मैं जहां से बात शुरू की थी वहां फिर आऊंगा, क्योंकि ये जी जी। सभी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मूल संकल्पना थी कि भविष्य का देश कैसा हो, हम्म। बाबा साहब अंबेडकर की सदारत में जो संविधान बनाया गया, वो आने वाले 100 साल के देश की संकल्पना थी कि इसका सामाजिक आर्थिक संरचना कैसी होगी, इसकी शैक्षिक संरचना कैसी होगी, इसकी वित्तीय संरचना कैसी होगी। उसकी हर भावना के खिलाफ ये जा रहे हैं। इन्होंने जो नागरिकता कानून लेके आए, वो भी संविधान की भावना के जो समानता का अधिकार है उसके खिलाफ था कि हम 100 जाति के लोगों को तो लेंगे 100 को नहीं लेंगे। अभी भी यही हो रहा है भाई। आप एक चीज बताइए, एसजीपीसी तो आप चुनाव के साथ में चुनाव होता है और उसके बाद में वो गुरुद्वारे को प्रबंधित करती है, लेकिन वक्त में कह रहे हैं कि हम कलेक्टर या एक सरकारी अधिकारी उसको अपॉइंट करेंगे। तो इस और मंदिर का प्रबंधन दूसरे तरीके से हो रहा है। तो समानता का अधिकार कहां रह गया? बिल्कुल समानता का अधिकार न रहेगा। और दूसरी बात ये कि वक्फ के नाम पर, आपने वक्फ का मुद्दा उठाया, वक्फ के नाम पर कितनी हिंसा हो रही है आप देखिए। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये हिंसा इसलिए शुरू हुई क्योंकि माइनॉरिटीज के लिए हम ये लेकर के आए वक्फ कानून, और राज्य सरकारें इसमें हिंसा करवा रही हैं। तो असम की सरकार भी हिंसा करवा रही होगी, इसका मतलब भाई वो टारगेट करना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल, मणिपुर असम में में भी हो रहा है, हुई, मणिपुर में हो रहा है, हर जगह हिंसा हो रही है अश्विनी। तो ये कायदे से तो जिम्मेदारी सरकार की है, तो सरकार को इसको एड्रेस करना नहीं, लेकिन चाहिए। हिंसा, देखो आपको एक चीज बताएं, जो लोग भी इस प्रकार के आंदोलन को आयोजित कर रहे हैं और यदि उनकी औकात नहीं है कि लोगों को हिंसा होने से रोक सके, तो उनको आंदोलन करने का कोई हक नहीं है। ये एक अलग मसला है कि पीछे से कुछ लोग भड़का रहे हैं, कुछ लोग आग लगा रहे हैं, लेकिन ये एक्सक्यूज में आता है। यदि आप गांधीयन और अंबेडकर थॉट के साथ में इस देश को चलाना चाहते हैं, यदि आप, तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि सड़क पे आने से पहले मैं उस भीड़ का हिस्सा बनूं या नेतृत्व करूं जो भीड़ कानून को ना तोड़े। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उस पोजीशन में कि जब सरकार चाहती है कि आप कुछ ऐसी हरकत करो जिससे हम आपको लट मारे और बदनाम करें। भाई आपकी बात माननी पड़ेगी कि अम्बेडकर ने कैटेगोरिकली बात कही थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में कि मैं हिंसा का कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा। हमारे सपोर्ट तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन करना। में कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 हमको कहता है हम पीसफुली अपनी बात को सरकार के सामने रख सकते हैं, हम पीसफुली प्रदर्शन कर सकते हैं, तो हिंसा का कहीं कोई रोल नहीं है। और आप सोचिएगा कि आज यही वो भारत है, अगर मैं एक पॉजिटिव साइड की तरफ देखूं, आज वक्फ का बिल आ जाता है और हिंदुस्तान के डिफरेंट न्यूज चैनल्स में आज मैं और आप भी डिस्कस कर रहे हैं, पंकज जी भी डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने एफिडेविट फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंजिंग दिस वेरी वक्फ एक्ट। इस वक्फ एक्ट को चैलेंज किया जा रहा है। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है, ये कि हम किसी भी एक्ट को जो गवर्नमेंट बना रही है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट। हो सकता है कि आने वाले 6-7 महीने में आपको पता लगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि द वक्फ एक्ट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस, इज नॉट इन लाइन विद द आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस द सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक इट डाउन। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो और ऐसा बहुत बार और हुआ है, प्रीवियसली हुआ है। अब आप देखो ना, गवर्नर के मुद्दे पर तमिलनाडु के गवर्नर का और या जो बाकी गवर्नर्स हैं स्टेट्स में, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रांग स्टैंड लेके कहा कि गवर्नर शुड नॉट एक्ट एज अ पार्टी मैन, दे शुड एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। आपको याद होगा जब मिस्टर सीतलवाड़ अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम ऐसा ही मुद्दा आया था, बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही थी, जो गवर्नर है he should act according to the council of ministers in the state legislative assembly। उसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकता। ऐसे प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट कैन नॉट गो अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमारे। समस्या ये हो रही है कुणाल कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को सरपास कर रहे हैं, हम कहने के लिए तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो फीलिंग है वो कुछ और है। दैट इज द पॉइंट। इसीलिए जो सबसे अम्बेडकर बड़ी ने बात चीज है कही थी
इसीलिए अम्बेडकर ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन आप कितना अच्छा बना लो, अगर उसे इंप्लीमेंट करने वाले लोगों में करने इंटेग्रिटी वाले नहीं कमजोर। है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर वो नहीं, आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ना कि आपको फेल करेगा। एंड इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, गुड पीपल, पीपल ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स, इंटेग्रिटी, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कितना खराब हो फिर भी आप बहुत अच्छा करके दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जी इस पंकज जी। कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने वाले लोगों की जो इंटीग्रिटी का शक मैं आपको बता दूं, 3 हम्म घटनाएं। हम्म मध्य प्रदेश में गुना में भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद है वो जुलूस निकालता है और मस्जिद के सामने जाके ऊधम करता है, वहां पथराव होता है। पुलिस एसपी कहता है कि इस जुलूस की परमिशन ही नहीं ली गई, हम्म लेकिन जब अरेस्ट होती है तो मियां अरेस्ट होते हैं लोग, वही पीटे जाते हैं। उसके बाद में दिल्ली में कल क्रिश्चियन कम्युनिटी को पाम संडे का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई। पाम हम्म संडे का जुलूस दिल्ली में पारंपरिक रूप से 100 साल से निकाला जा रहा है। पाम संडे एक हम्म महत्वपूर्ण अवसर होता है क्रिश्चियंस का, हम्म प्रभु यीशु के यरूशलेम में प्रवेश को लेकर। वो ताड़ के पत्तों के साथ में उनके स्वागत का जो जुलूस होता है दिल्ली में, आप सोचो कि एक समय 5 दिन पहले हाई कोर्ट एक आदेश में कहता है कि जहांगीरपुरी में एक बार हिंसा हो गई थी, इसका मतलब यह नहीं है कि जहांगीरपुरी में बजरंग दल को जुलूस निकालने की अनुमति ना दी जाए। और उन्होंने उस हाईकोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंगली दिल्ली पुलिस ने उसी जहांगीरपुरी में बजरंग दल का हनुमान जयंती में जुलूस निकलवाया। लेकिन पाम संडे, जिसपे आज तक क्रिश्चियन कम्युनिटी के किसी भी प्रोसेशन में कभी कोई हिंसा ही नहीं हुई, उसकी अनुमति नहीं थी। तो ये जो 3 घटनाएं आप देख रहे हैं, ये बताती हैं कि जिन लोगों के ऊपर बाबा साहब का संविधान को लागू करने की जिम्मेवारी है, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी नीयत जो है वो शक के दायरे में, वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक ठीक है अश्विनी, ठीक है सर, इसको यही खत्म किया जाए, आज की चर्चा को यही खत्म करते हैं।